Hello everyone, this is your faculty for law कुणाल मंधानिया एंड सर हम रिवीजन लेक्चर्स देख रहे थे। रिवीजन लेक्चर्स में हमने ठीक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स शुरू किया था। पिछले लेक्चर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमने बेसिक्स देखे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के एंड एड टू इंटरप्रिटेशन देखा। इज इट क्लियर? आज के लेक्चर में क्लास हम सारे रूल्स देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन के। आई होप इट इज क्लियर। सो आज के लेक्चर में हम सारे रूल्स देखने वाले हैं क्लास इंटरप्रिटेशन के। इज इट क्लियर? अगर मैं रूल्स की बात करूं सो यू कैन सी ये 6 रूल्स है क्लास जो प्राइमरी रूल्स है एंड ये 2-3 सेकेंडरी रूल्स है जो हमको चेक करना है। नाउ सर ये रूल्स क्या बोलते हैं? चलो क्लास एक एक करके ये रूल को देखना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट रूल इज क्लास लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन जिसे लैटिन में हम बोलते हैं लिटरा लेगिस। इज इट क्लियर? मतलब एक ओवरव्यू समझ लो इस रूल का। इट्स अ वेरी सिंपल रूल। सर ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है कि लॉ मेकर बेवकूफ तो नहीं है, लॉ मेकर ढक्कन तो नहीं है कि उसने ऐसे ही कुछ भी लॉ बना दिया होगा। तो अगर लॉ मेकर ने लॉ बनाया है क्लास तो उसने सब सोच समझ के लॉ बनाया होगा। तो दोस्त हु आर इंटरप्रिटिंग लॉ, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो लॉ में लिखा है आपको वैसे का वैसा ही पढ़ना है और वैसे का वैसा ही इंटरप्रेट करना है और वैसे का वैसा ही समझना है। आई होप इट इज क्लियर। आई रिपीट, लॉ मेकर ने लॉ बनाया होगा तो बेवकूफ तो नहीं होगा कि उसने गलत लॉ लिखा है। तो दोस्त पीपल जो लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक बात समझ लो, ठीक है, लिटरली जो लिखा है आपको वैसे का वैसा ही इंटरप्रेट करना है। I hope it is clear. This rule is rule of literal construction. Now, class, इसका बेस समझो। जो बंदा लॉ को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली वो कोई ठीक है प्री कंसेप्शन के साथ में कि जिस बंदे ने लॉ लिखा है उसने गड़बड़ी तो नहीं की, ये प्री कंसेप्शन के साथ में लॉ नहीं पढ़ता। वो हमेशा जो लॉ में लिखा है उसे वैसे का वैसे ही समझने की कोशिश करता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हर पर्सन सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन का रूल लगाता है दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। क्यों? वो लिटरली उसे समझने की कोशिश करता है जो लॉ में लिखा है। इज इट क्लियर? देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज लिटरल कंस्ट्रक्शन। मतलब भाई साहब जैसा लॉ में लिखा हुआ है वैसा पढ़ो, वैसा समझो और वैसा इंटरप्रेट करो। खत्म। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जिसे लैटिन में बोलते हैं लिट्रा लेगिस। सर हम लैटिन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज एग्जाम में कई बार लैटिन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये लैटिन फ्रेज या लैटिन मैक्सिम बेसिकली कौन से रूल के बारे में बात कर रहा है। ओके चलो क्लास पढ़ते हैं। पॉइंट क्या है? दिस इज द प्राइमरी और कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो हमने इसके पहले भी देखा था। ओके नेक्स्ट वन, वो बोलता है when plain words are capable of interpretation, जब सीधा सीधा जो लिखा है वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए केपेबल है, no other meaning or explanation is required for them। मतलब अगर वर्ड्स को पढ़ के हमको इंटरप्रेट हो रहा है, सीधा सीधा समझ रहा है, तो आपको मीनिंग या कुछ भी एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लास इज इन दिस रूल वी इंटरप्रेट द बेयर टेक्स्ट as it is as per rules of grammar and dictionary meaning। मतलब अगेन सेम पॉइंट, अपना फालतू का दिमाग मत लगाओ कि ये लॉ के पीछे और क्या होगा, कि ये लॉ लिखा कुछ और है बट एक्चुअली कुछ और है। ऐसा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा लॉ में लिखा है वो बेयर टेक्स्ट को वैसे ही पढ़ो, इंक्लूडिंग उसका ग्रामर मीनिंग, उसका ऑर्डिनरी मीनिंग और जरूरत पड़ने पे उसका डिक्शनरी मीनिंग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ एंट्री गेट फॉर एवरी इंटरप्रिटेशन। सी क्लास,
मैं आगे जाके आपको और भी बहुत सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? वो सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तब लगते हैं जब ये रूल फेल हो जाता है। आई रिपीट, वो सारे रूल्स तब लगते हैं क्लास जब ये रूल फेल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो पहले तो आप हमेशा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से ही चीजों को समझने की कोशिश करोगे। इज इट क्लियर? जब ये रूल फेल हो जाएगा तब जाके आपको बाकी रूल्स को देखना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर दिस रूल इज द एंट्री गेट फॉर एवरी इंटरप्रिटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी रीडर ऑफ लॉ यूजेस दिस रूल फॉर इंटरप्रिटेशन नोइंगली और अननोइंगली। जो जब से बात कर रहा हूं क्लास कि कोई भी इंटरप्रेट करने जा रहा है तो पहले से ये नहीं सोचता कि ये लॉ में इंटेंशन कुछ और होगा, या पहले से ये नहीं सोचता कि लिखा कुछ और है बट मीनिंग कुछ और होगा। वो हमेशा यही सोचता है कि जो लिखा है वही उसका मीनिंग होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहले वो पढ़ने की कोशिश करता है जो लिखा है और उससे इंटरप्रेट करता है। फिर अगर उसे गड़बड़ी लगी तब जाके वो बाकी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को हाथ लगाता है। ओके, तो आपने भी पहले लिटरल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। भाई साहब, जो लिखा है वो सही होगा, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिराइव प्लेन मीनिंग विच इज प्राइमा फेसी विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल बैकग्राउंड अनलेस ग्राउंड जस्टिफाई द सेम। भैया, जो वर्ड्स लिखे हैं उसके प्लेन मीनिंग, उसके ऑर्डिनरी मीनिंग को, ठीक है, डिराइव करो, इंटरप्रेट करो। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है अनलेस वो लॉ ऐसा टेक्निकल हो। रूल डज नॉट अलाउ टू ऐड और ओमिट एनी वर्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन अनलेस देयर इज अ रीजन एंड जस्टिफाइबल ग्राउंड। क्लास, एक बात याद रखना, ये आप कई जगह पे पढ़ोगे। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि 3 लोग होते हैं, 3 बॉडीज होती है। एक जो लॉ बनाता है, इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा जो लॉ को फॉलो करता है, इज इट क्लियर? एंड तीसरा जो डिस्प्यूट आने पे इशू को सॉर्ट करता है। लॉ को बनाने वाले को हम बोलते हैं लेजिस्लेटर, इज इट क्लियर? लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। एंड जब भी डिस्प्यूट आता है तो इशू आता है जुडिशियल बॉडी में। हमने क्या पढ़ा था कि जुडिशियल बॉडी इज दैट बॉडी, जुडिशियल बॉडी इज दैट बॉडी, ठीक है, जो लॉ को इंटरप्रेट करती है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब इंटरप्रिटेशन करने की बारी आएगी वैसे तो आपने बेसिकली यही रूल को फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, एक बात समझो, वो लॉ मेकर ने लॉ बनाया है, इवन जुडिशियल बॉडी भी उस लॉ को चेंज नहीं कर सकती, उसमें से किसी वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकती, किसी वर्ड को ऑल्टर नहीं कर सकती। ओके, याद रखना, दे कैनॉट ऐड और ओमिट एनी वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द लॉ। इवन जुडिशियल बॉडी भी किसी वर्ड को ऐड या ओमिट नहीं कर सकती, वो सिर्फ इंटरप्रेट कर सकती है कि इसने ये क्या लिखा होगा। ओके, डू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। तो ये रूल क्या बोलता है, भाई जो लिखा है तुम उसे ऐड नहीं कर सकते, तुम उससे कुछ ओमिट नहीं कर सकते, तो जैसा लिखा है वैसा फॉलो करो। आई होप इट इज क्लियर। चलो, इफ इन केस देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन नैरोअर इंटरप्रिटेशन एंड वाइडर इंटरप्रिटेशन, you should always follow wider interpretation because this cover many cases। फिर ज्यादा केसेस कवर हो जाते हैं। our intention is कि ज्यादा से ज्यादा केसेस कवर होने चाहिए। सर इसका एग्जांपल दो, आगे मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं देने वाला हूं। ओके, मैंने यहां पे क्या किया क्लास, जब मैं आपको ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं तो एग्जाम में ना बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना जब क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से आता है। तो इजिएस्ट वे में आप कैसे पॉइंट को लिख सकते हैं मैंने वो स्लाइड में दिया है, एंड नोट्स में उससे रिगार्डिंग पूरे पॉइंट्स जो मॉड्यूल में कैसा लिखा हुआ है, डिटेल में कैसा लिखा हुआ है, वो नोट्स में दिया हुआ है। तो आप दोनों का साथ में यूज कर सकते हैं। आंसर लिखने के लिए, ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं, एंड समझने के लिए आप नोट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं।
यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि जिसने लॉ बनाया है सर, ही इज अ परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन, ही इज अ परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन, उसने कोई गलती नहीं की होगी लॉ बताते हुए। तो सर लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, मैं फिर से ओवरव्यू करता हूं। सर कोई भी बंदा जब लॉ पढ़ रहा है, लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, सबसे पहले वो लिटरल कंस्ट्रक्शन ही यूज करता है। वो क्या करता है, वो चीजें जो लिखी हुई है उसे पढ़ता है एंड पढ़ के समझता है। लिटरल कंस्ट्रक्शन वही तो बोलता है कि लॉ मेकर ने लॉ बनाया होगा तो उसने सब कुछ सही बनाया होगा। इज इट क्लियर? तो आप जब इंटरप्रेट कर रहे हो, जैसा वर्ड लिखा है उसके ऑर्डिनरी मीनिंग को यूज करो। इज इट क्लियर? उसके जनरल मीनिंग को यूज करो, उसके डिक्शनरी मीनिंग को यूज करो, ग्रामर्स को पढ़ो और उससे चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी इंटरप्रेटर हो, सबसे पहले वो लिटरल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ओके जब ये फेल हो जाएगा या इससे हमको एब्सर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर, ठीक है, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब लिटरल कंस्ट्रक्शन से हमको अनरीजनेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एब्सर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या रिपग्नेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तब जाके हम किसी और के तरफ जाएंगे। इज इट क्लियर? बेसिकली अगर हम घर वाले और घरवाली से खुश हैं, ठीक है, तो हम घर पे रहेंगे। जब घरवाली से खुश नहीं है तब हम बाहर जाके मुंह मारेंगे ना, हम मतलब लोग मारते हैं। आई होप इट इज क्लियर। यहां भी ये रूल अप्लीकेबल है कि द बेसिक रूल, द एंट्री गेट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। जैसा है वैसा पढ़ो, वैसा समझो, इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग, इट्स इन इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है, आप पढ़ो। जब प्रॉब्लम है तब किसी और के पास जाओ। अगर प्रॉब्लम नहीं है, एब्सर्डिटी नहीं है, कुछ भी रिपग्नेंट नहीं है, कुछ भी इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में इसी रूल को फॉलो करना है। तो ये रूल क्या अज्यूम करता है कि लॉ मेकर जिसने लॉ बनाया है उसने कोई गलती नहीं की है, ही इज अ परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन। ओके लास्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड और एक मैक्सिम है, एब्सोल्यूटा सेंटेंशियल एक्सपोसिटोर नॉन इंडिजेट। मतलब जहां सिंपल प्रीपोजिशन से काम चल जाता है वहां आपको एक्सपोसिटोर मतलब अलग जाने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल इंटरप्रिटेशन से, सिंपल वर्ड से मीनिंग डिराइव हो जाता है तो आपको इधर उधर का सोचने की जरूरत नहीं है क्लास। ओके दिस इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। अब क्लास ये सेम चीज को मैं एक बार नोट से भी जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूं ऊपर से, ठीक है। तो ये रूल लिटरल कंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। मैं फिर से बता दूं आपको कि जितने भी आज मैं रूल्स पढ़ाने वाला हूं सब थ्योरी क्वेश्चन के लिए ए रूल है, ए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब मजेदार बात क्या है कि मैंने पहले एग्जाम में, जब पहला एग्जाम आया था अब से 2 साल पहले, जिसमें ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने बच्चों को लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया था, ठीक है। एग्जाम में आया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों को समझाया नहीं कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सर ने तो पढ़ाया नहीं क्लास में। तो क्लास लिटरल कंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, या इसे ही बोलते हैं कुछ कुछ जगह पे एग्जैक्ट रूल, मतलब जैसा है वैसा फॉलो करो। क्या बोलते हैं कि भाई वेयर द वर्ड्स आर क्लियर, वर्ड्स क्लियर है, लैंग्वेज प्लेन है एंड एक ही मीनिंग डिराइव हो रहा है, तो लिटरली जो लिखा है आपने वो फॉलो करना चाहिए। ओके द रूल इज कॉल्ड एज लिटरल, दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। द कोर्ट शुड अडॉप्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन अनलेस, अब देखो कहा अडॉप्ट नहीं किया तो चलेगा, जहां एम्बिगियस है यानी अनक्लियर लॉ है, या लिटरल सेंस से एनोमली यानी डिफरेंस आ रहे हैं, डिफीट कर रहा है पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब नॉर्मली कोर्ट ने या कोई भी इंटरप्रिटर है उसने हमेशा लिटरल कंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, अनलेस उससे कुछ डिफरेंट मीनिंग नहीं आ रहा या उससे कोई अब्सर्डिटी नहीं आ रही, अनरीजनेबल मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो आपने यही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
ग्रामेटिकल मीनिंग मतलब वो बोलता है कि आप जब वो वर्ड को समझ रहे हो तो उसके ग्रामर के हिसाब से कि और लिखा है तो दो में से एक होगा, एंड लिखा है तो दोनों साथ में होगा। ओके, सो ग्रामर के हिसाब से आपको वर्ड को पढ़ना है। ठीक है, आपको उस पर ऑर्डिनरी मीनिंग देना है। नॉर्मली हमने टेक्निकल मीनिंग नहीं देना है अनलेस वहां पे टेक्निकल मीनिंग देना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड मीनिंग। इफ प्रोविजन रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर ट्रेड, तो अगर वो प्रोविजन किसी ट्रेड से रिलेटेड है तो ट्रेड के हिसाब से ये वर्ड का मीनिंग क्या है वो आपको देना है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हुंडी को डिफाइन नहीं किया है, इज इट क्लियर? बट हमें समझता है हुंडी मतलब क्या होता है, लोन। हमें समझता है हुंडी मतलब क्या होता है, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन, जो ठीक है इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन एक दूसरे को दे रहे हैं। ओके, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो या कोई भी लॉ हो, ठीक है, अगर कोई ट्रेड से रिलेटेड मीनिंग है तो वो मीनिंग हमें देना चाहिए अगर वो लॉ उस ट्रेड से रिलेटेड है। ओके, सो फाइनली इंप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। नंबर वन, एवरी वर्ड टू बी गिवन अ मीनिंग। हर शब्द को जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको मीनिंग देना है। नंबर टू, कोर्ट्स कैन नॉट लेजिस्लेट। ठीक है, आपने मैं पहली बात पढ़ चुका हूं, कोर्ट खुद लेजिस्लेट नहीं कर सकता, कोर्ट लॉ नहीं बना सकता। जो लॉ में लिखा है भाई, कोर्ट उसमें कोई वर्ड को ऐड नहीं कर सकता, कोई वर्ड को ओमिट नहीं कर सकता। जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही आपको पढ़ना है, समझना है। नंबर थ्री, नो रेफरेंसेस टू लीगल डिसीजन। लिटरल कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स अराइविंग एट अ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विदाउट रेफरेंस टू लीगल डिसीजन। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर लॉ इंटरप्रेट करते समय हमको उसके साथ में लीगल केसेस भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, बट हम लिटरल कंस्ट्रक्शन में वैसे भी अज्यूम कर रहे हैं कि जिसने ये लॉ बनाया है क्लास, ठीक है, जिसने ये लॉ बनाया है वो परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन है, तो उसने हर सिचुएशन कवर की होगी, हर इश्यूज कवर किए होंगे, तो आपको कोई और केस लॉस रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। लॉ मेकर खुद में सर्वगुण संपन्न है और उसने जो भी लॉ बनाया है वो भी सर्वगुण संपन्न है। आई होप इट इज क्लियर, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लिटरल कंस्ट्रक्शन क्लास। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको स्लाइड भी बता दिया जो मैं आपको दे दूंगा साथ साथ, और मैंने आपको नोट्स भी दे दिया। मैं फिर से आपको बता रहा हूं क्लास, टेलीग्राम पे भी मेरा एक ग्रुप है जिसमें मैं ग्रेजुअली आपको अमेंडमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स, ये सब अब आने वाले 2-3 महीने में प्रोवाइड करूंगा। ओके, इंक्लूडिंग मैं जितने भी रिवीजन लेक्चर्स ले रहा हूं इन सब के स्लाइड्स में टेलीग्राम के अपने उस पेज पे डालने वाला हूं। आई होप इट इज क्लियर। तो टेलीग्राम का मेरा वो ग्रुप ज्वाइन करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा फॉर योर एग्जाम। ओके, ये स्लाइड्स भी जो है, ठीक है, ये स्लाइड्स भी जो है, ये सारे स्लाइड्स हम टेलीग्राम पे डालने वाले हैं हर रिवीजन लेक्चर के। ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस वाज लिटरल कंस्ट्रक्शन। अब क्लास आपने बेसिक रूल तो देख लिया, अब आपको मजा आएगा जब हम डेविएशंस देखेंगे बेसिक रूल से और देखेंगे कि और कहां कहां कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल है। चलो एक बढ़िया सा इश्यू देखते हैं, एक केस देखते हैं। सर केस का नाम याद करना पड़ेगा? नहीं, इंटरप्रिटेशन में करोड़ों अरबों केसेस है, ठीक है, कोई केस को उतना वेटेज नहीं दिया हुआ है। आप सिर्फ मीनिंग को समझो, वो केस के कंक्लूजन्स को समझो, आपको केस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्लास। ओके, ध्यान देना आराम से मैं क्या बोल रहा हूं। डन। सो इस केस में क्या हुआ, लॉ में क्या लिखा हुआ था? लॉ में लिखा हुआ था क्लास, इफ मदर डाइज विदाउट विल, अगर कोई मां बिना विल के मरती है, यानी उसने विल साइन नहीं किया और वो मरती है, एस्टेट विल गो टू द इशू। ठीक है, इशू मतलब उसके बच्चों को उसकी प्रॉपर्टी चल जाएगी। तो वैसे तो आपने एस्टेट में जो लिखा है, जिनका नाम लिखा है, उनको ही प्रॉपर्टी जाएगी, बट अगर मदर मर गई, ठीक है, बिना विल लिखे, तो उसके जो इश्यूज है उसको ही, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। अब क्लास अपने केस में क्या हुआ? अपने केस में अ पर्सन मर्डर हिज ओन मदर और
उसकी मदर ने, ठीक है, विल नहीं लिखा था। आई होप इट इज क्लियर। पर्सन ने खुद के मां को मारा, इज इट क्लियर, एंड उसकी मां ने विल नहीं लिखा हुआ था। तो क्या उस पर्सन को उसका विल यानी उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? माय क्वेश्चन इज, क्या उस पर्सन को उस मां की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? क्या लगता है? द आंसर इज, अब देखो क्लास, इफ वी गो विथ लिटरल कंस्ट्रक्शन, क्या है कैसा है दिमाग मत लगाओ, जो लिखा है उसे एज इट इज फॉलो करो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या बोला, भले ही उसके बच्चे ने उसे मारा होगा, बट ठीक है, उसके बच्चे को ही उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। जब ये मैटर क्लास कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि आपने क्या बोला था, लिटरल कंस्ट्रक्शन आप फॉलो करो अनलेस कोई एब्सर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, कोई अनरीजनेबल रिजल्ट्स नहीं आते, ऐसा कोई रिपग्नेंट लॉ नहीं है जो अनएक्सेप्टेबल हो। इधर क्या हो रहा है क्लास, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये अनरीजनेबल है कि उसके बच्चे को ही प्रॉपर्टी जाएगी जिसने अपने मां को मारा है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पे लॉ ने क्या बोला कि भले ही, यहां पे कोर्ट ने क्या बोला, भले ही नॉर्मली हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, बट अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन पर्पस सर्व नहीं करता, ऐसे केस में जो वर्ड्स लिखा है उससे बियॉन्ड जाके हमको एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। आई रिपीट, मैंने क्या वर्ड यूज किया, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ठीक है, मतलब भले ही वर्ड्स एब्सर्ड मीनिंग दे रहे हैं या सिचुएशन पे वो फिट नहीं हो रहे हैं, तो हमको वर्ड्स के बियॉन्ड जाके रीजनेबल ग्राउंड्स पे चीजों को सोच के उसके हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। देयरफॉर जजमेंट क्या है, ठीक है, तो हेल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाते तो यस होता, बट इट लीड्स टू एब्सर्डिटी, देयरफॉर इट वाज हेल्ड। एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है सर? एब्सर्डिटी मतलब अनरीजनेबलनेस, ठीक है, अनरीजनेबल, वो भी वाइडली अनरीजनेबल, यानी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतना अनरीजनेबल है ये। जैसे यहां पे हो गया, उसके बच्चे को क्यों देंगे, उसी ने मां को मारा। ओके, तो ऐसे केस में यहां पे हमको लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो आई रिपीट, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है सर? रीजनेबल इंटरप्रिटेशन बोलता है कि आपको वर्ड के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। वापस से, वैसे तो आप फॉलो करो किसको, लिटरल इंटरप्रिटेशन को, जैसा है वैसा पढ़ो। कब तक? जब तक सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एब्सर्डिटी नहीं है, कोई भी रिपग्नेंसी नहीं है, तब आप ठीक है उसे यूज करो। बट उससे अगर रिजल्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग आ रहे हैं, ठीक है, अनरीजनेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं, एब्सर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसे केस में फिर आपको सेकेंड गेट पे जाना है। सेकेंड गेट पे बोलता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, कि भाई वर्ड्स के बियॉन्ड जाओ और जो रीजनेबल है वैसा डिसीजन लो, वैसा इंटरप्रिटेशन करो। जैसे इस केस में रीजनेबल क्या है, नहीं भाई किसी को भी उसकी मां की प्रॉपर्टी मिल जाए, बट उसको मां की प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसी ने अपनी मां का खून किया है। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं और एक दो एग्जांपल्स दूंगा चीजों को समझ, ये सेम लॉ को समझने के लिए। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं। तो किसी तो भी टैक्स वाले लॉ में लिखा हुआ था कि वो कुक्ड फूड है, आई होप इट इज क्लियर, वो कुक्ड फूड है तो उस पर 2% टैक्स लगना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो कुक्ड फूड है तो उसमें 2% टैक्स लगना चाहिए। इज इट क्लियर? देन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर था, एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर था, इज इट क्लियर? ठीक है, उस पर भी वो अथॉरिटीज ने बोला आपको भी 2% टैक्स लगेगा। उसने बोला लेकिन बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स पे तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नहीं, अथॉरिटीज ने बोला लिखा हुआ है कुक्ड फूड है, ओके, और तुम्हारे बिस्किट को भी कुछ ना कुछ तो कुकिंग करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? तो आपको भी वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्लास ये मैटर कोर्ट में गया। यस, मैं जो भी आपको एग्जांपल्स दूंगा सब कोर्ट के जजमेंट्स है। ये मैटर कोर्ट में गया।
कोर्ट में जज साहब ने बोला अगर मैं लिटरली मीनिंग के ऑर्डिनरी मीनिंग पे जाऊं, लिटरली इस लॉ के ऑर्डिनरी मीनिंग पे जाऊं, तो बिस्किट में भी तो कुछ ना कुछ कुकिंग हुई है, तो ये भी कुक्ड फूड है, देयरफॉर वैसे तो इस पे भी टैक्स लगना चाहिए। बट हम बोलते हैं कि जनरली तो हम कुक्ड फूड मतलब जो प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है कढ़ाई वढ़ाई में, ये सब किया जाता है। बिस्किट ये सब प्रोसेस से तो फॉलो नहीं होता। तो इफ आई गो विथ लिटरल मीनिंग, तो बिस्किट में भी कुकिंग हुई है, तो उस पर भी लॉ टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। बट जज साहब ने बोला कि यहां पे ये अनरीजनेबल रिजल्ट दे रहा है। जब लॉ मेकर ने कुक्ड फूड बोला है तो उसका इंटेंशन बिस्किट्स विस्किट्स पफ वफ ऐसे चीजों को लेके नहीं होगा, जो नॉर्मल मील्स हम कुक करते हैं उसको लेके होगा। तो कैसे यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप वर्ड्स के जगह पे लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था ये लॉ बनाने का, उस पे गए। इज इट क्लियर? आपने रीजनेबल ग्राउंड्स पे वर्ड को समझने की कोशिश की, यहां पे आपने रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि जो एक्चुअल वर्ड है उसने एब्सर्डिटी दे दिया, उसने रिपग्नेंसी दे दिया, उसने कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स दे दिए। देयरफॉर क्योंकि घर वाले से आप खुश नहीं हुए, इसलिए आप बाहर वाले लॉ के पास गए, सेकंड गेट के पास गए, जिसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। हाँ जी सर, क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। एक ही बात है ना, रीजनेबल हो या लॉजिकल हो, उससे ही साथ साथ बोलते हैं गोल्डन रूल। ये एमसीक्यू के लिए भी अलग से पॉइंट आ सकता है क्लास। तो उसे ही गोल्डन रूल बोलते हैं, उसे ही लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, उसे ही रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? दिस इज सेकेंडरी रूल, सेकेंडरी मत करो, आईसीएआई के हिसाब से चलते हैं, इट्स अ प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, वैसे तो हम बेसिक इंटरप्रिटेशन में मानते हैं कि प्राइमरी रूल एक ही है, कौन सा? लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो बाकी सब सेकेंडरी रूल है। बट आईसीएआई और एक तबके के लोग, ठीक है, आईसीएसआई एक एंगल से सोचते हैं, तो ये सब प्राइमरी रूल्स में इनको गिनते हैं, तो हम आईसीएआई आईसीएसआई को फॉलो करते हैं। ओके, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड वेयर लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल टू अचीव द पर्पस एंड फेल टू गिव। अब क्लास याद रखना, मैंने आपको मीनिंग एग्जांपल दे चुका हूं। अब व्हाट विल डू इज, हम इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो लिखा है उससे, तो प्लीज ध्यान देना। इट इज यूज्ड वेयर लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल टू अचीव द पर्पस and fail to give the required meaning or intended meaning to the provision, then this rule will be used to derive the appropriate meaning. मतलब literal construction से क्योंकि पर्पस फेल हो रहा है, इसलिए हम उसमें एक रीजनेबल, एक लॉजिकल मीनिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। Here, interpret word in such manner so as to give a sensible meaning. Is it clear? आप देखो, हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ा था सर, कि ऑर्डिनरी मीनिंग दो, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग दो, एक्चुअल मीनिंग दो। यहां उन्होंने ऑर्डिनरी मीनिंग वर्ड यूज नहीं किया, यहां उन्होंने वर्ड यूज किया सेंसिबल मीनिंग दो, लॉजिकल मीनिंग दो उसको। इज इट क्लियर? जैसे अपने एग्जांपल में कुक्ड फूड बोला, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? लॉजिकली, ठीक है, कुक फूड का मतलब जो नॉर्मल पूरा प्रिपरेशन होता है, गरम गरम फूड का कुकिंग की जाती है एज पर आवर नॉलेज, ठीक है, वो होना चाहिए। सेंसिबल मीनिंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट और पर्पस फ्रॉम विच लॉ इज ड्राफ्टेड। मैंने थोड़ी देर पहले बात बताया था कि हमें क्या लिखा है उससे बियॉन्ड जाके जिस पर्पस के लिए लॉ बनाया ना क्लास, उस पर्पस को हमको फॉलो करना है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सो हुआ क्या, ठीक है, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट का केस था। उस लॉ में सेक्शन 18 एक सेक्शन था, छोड़ो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई पनिशमेंट अवार्ड हुई है, कोई पनिशमेंट दी गई है, तो आपने डेट ऑफ पनिशमेंट से 6 महीने के अंदर अपील करना चाहिए। या सपोज कोई भी जजमेंट आया उससे रिगार्डिंग, तो उससे 6 महीने 6 मंथ्स फ्रॉम द जजमेंट आपने अपील करना चाहिए। अब अपने इस एग्जाम्पल में, ठीक है, जहान बेगम करके एक प्लेंटिफ थी। अब जहान बेगम का लॉयर ये केस लड़ रहा था, ठीक है, जहान बेगम तो कहीं बाहर थी,
लॉयर ने केस लड़ा, केस हार गए। अब क्लास लॉयर ने ही जहान बेगम को 6 महीने के बाद बताया कि तुम वो केस हार गए। अब क्वेश्चन है कि जहान बेगम को अभी तो मालूम पड़ा है और 6 महीने हो चुके हैं, क्या वो कोर्ट में केस कर सकती है या नहीं? दिस इज द इशू। इफ आई गो विथ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सीधी बात है, जजमेंट से 6 महीना लिखा हुआ था, जैसा लॉ लिखा है वैसा फॉलो करो। बट आप बताओ क्लास, इजंट इट हाईली अनरीजनेबल? वो लेडी को मालूम ही पड़ा और कोर्ट में प्रूव भी हो गया कि मालूम उसे लेट पड़ा। वो लेडी को अगर मालूम ही पड़ा 6 महीने के बाद, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इसीलिए यहां पे कोर्ट ने लेडी को अलाउ किया कि यस, तुम अपील फाइल कर सकते हो। देखा, कोर्ट इज जुडिशियल बॉडी, इज नॉट लॉ मेकर, बट यहां पे इंटरप्रेट करते समय उन्होंने इंटेंशन देखा लॉ मेकर का। उन्होंने देखा कि उनका इंटेंशन क्या है, एक टाइम लिमिट सेट करना कि इस दिन तक आप अपील कर सकते हो। इज इट क्लियर? बट लॉजिकली जब उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा तो वो अपील कैसे करेगी? तो यहां पे हमने लॉजिक्स लगाया, सेंसिबल मीनिंग लगाया एंड डिराइव किया पॉइंट को। हाँ जी सर, when literal construction does not give fair and reasonable meaning, then this will be used by court to give a justice. Okay sir, यहां पे assumption कौन सा लेते हैं क्लास? लिटरल कंस्ट्रक्शन में हम assumption लेते हैं परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन का, यहां हम assumption लेते हैं फॉल्टी ड्राफ्ट्समैन का। इज इट क्लियर कि ड्राफ्ट्समैन फॉल्टी होगा तब भी उसने ऐसी गलतियां की है कि हमको कहीं और जाना पड़ रहा है। ओके हाँ जी सर। नाउ ठीक है, लैटिन में इसके लिए क्या लिखा हुआ है? अट्रस मैजिस वेलिएट कॉम्पेरेट। इज इट क्लियर? अट्रस मैजिस वेलिएट कॉम्पेरेट, इसका मीनिंग है द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड। कंस्ट्रूड करना मतलब इंटरप्रेट करना, सो एज टू लीड टू अ सेंसिबल मीनिंग। आपको याद करना पड़ेगा क्लास, उट्रस मैजिस वेलिएट कॉम्पेरेट। ओके, अब मैंने कहीं तो पढ़ा था किसी अच्छे ऑथर ने, ठीक है, ये बहुत अच्छा शॉर्टकट दिया था, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मैं पहले से क्लेम करता हूं, ठीक है। उसने बोला कि ऐसा लगता है कि किसी को उतार रहे हैं छत से नीचे और बोले भग जाके काम कर। क्या है? उट्रस मैजिस, उसका नाम मैजिस है। उट्रस मैजिस कॉम्वेलेट पेरेट। इज इट क्लियर? वापस से, उट्रस मैजिस वेलिएट कॉम्पेरेट। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है, ऐसे याद करने कर सकते हो, उट्रस मैजिस वेलिएट कॉम्पेरेट। ओके चलो, इसका मतलब कि आपने ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि उससे एक सेंसिबल मीनिंग डिराइव हो। डन? चलो क्लास, नोट्स में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं फट से एक बार। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं सर गोल्डन रूल। शुरू करते हैं। Where the words of statute appears to be prima facie clear and unambiguous, जब क्लियर है, अनएम्बिगस है, तो फिर आपने लिटरल कंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना चाहिए। इज इट क्लियर? बट अगर डिफरेंट इंटेंशन दिख रहा है, आई होप इट इज क्लियर, अगर डिफरेंट इंटेंशन दिख रहा है, क्लियर नहीं है, एम्बिगस है, एब्सर्ड रिजल्ट्स है, ऐसे केस में आपने फॉलो करना चाहिए क्या? लॉजिकल और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। सी सेंसिबल मीनिंग, the word of the statute must be construed so as to lead to rational, fair and sensible meaning. Ordinarily, the word of a statute are given their ordinary natural meaning. However, if the words are ambiguous, an attempt must be made to discover the intention of the legislator. Cause interpretation का मैंने आपको definition क्या पढ़ाया था? Interpretation means legislator के will को जानने की कोशिश करना। Is it clear? जिसने लॉ लिखा है उसके विल को जानने की कोशिश करना। आपको और एक एग्जांपल देता हूं। तो आप लिफ्ट में जा रहे थे, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था डू नॉट यूज दिस लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। डू नॉट यूज दिस लिफ्ट इन केस ऑफ फायर। तो लोगों ने उसको ऑर्डिनरी मीनिंग दिया, और ऑर्डिनरी मीनिंग से क्लास अगर हम जाएंगे तो समझता है कि भाई लिफ्ट तो कभी यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? कि फायर तो कभी भी लग सकता है, आप लिफ्ट के अंदर हो, कभी भी फायर लग सकता है। ओके, इफ यू गो विथ ऑर्डिनरी मीनिंग कि डू नॉट यूज दिस लिफ्ट इन केस ऑफ फायर, ओके,
व्हाट इफ मैं लिफ्ट को यूज कर रहा हूं और बीच में फायर लग गई, तो बेसिकली मैं लिफ्ट को यूज ही कर रहा हूं जब फायर लग गई। अरे बाबा समझा क्या? अब हम ऑर्डिनरी मीनिंग में जाएंगे, सेंसिबल मीनिंग में जाते हैं। समझ गया हमको कि ऑर्डिनरी मीनिंग से कुछ तो अजीब लग रहा है कि आप लिफ्ट यूज ही नहीं करोगे कभी, तो फिर लिफ्ट बनाया क्यों है? तो ऐसे केस में हमने रीजनेबल जस्टिस के कंसेप्ट यूज किया। हमने बोला कि इसका मीनिंग ये होगा कि शायद जब आग लगी हुई है तब लिफ्ट को यूज मत करो। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल मस्त रूल है, 1 नंबर रूल है, उसका नाम है मिस्चीफ रूल, शरारती रूल, या रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? मिस्चीफ रूल या उसे बोलते हैं रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो सर ये रूल क्या पढ़ता है, बोलता है, ये देखो। अब क्लास नेक्स्ट रूल समझाने के लिए मैं इनिशियली आपको 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी और आ जाएगी कि नेक्स्ट रूल क्या लेके आ रहा है आपके लिए। सो नेक्स्ट रूल में पहला केस देख रहे हैं हम, स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस। क्लास ये वो कंट्री की बात है जहां प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा फैल गया था, लोगों को बहुत परेशान कर दिया था। इवन बड़े बड़े मेन रोड्स पे भी, कमर्शियल बिल्डिंग्स के आसपास भी ग्राहकों को, विजिटर्स को, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स बहुत परेशान किया करते थे। इज इट क्लियर? तो एक नया लॉ पास हुआ, उस लॉ में लिखा हुआ था, prostitutes shall be liable to prosecution if found guilty of attracting the attention of passers by in the street. I hope it is clear. क्या बोला उसने कि prostitutes will be liable to prosecution if found guilty of attracting the attentions of passers by in the street. स्ट्रीट पे जो पासर्स चल रहे हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स जाके अगर उन्हें परेशान कर रही है, देखिए आपने मूवीज में देखा होगा, ये चलना, डिस्टर्ब किया, ये चिकने एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा मैंने मूवीज में देखा है। इज इट क्लियर? तो आप प्रोसिक्यूट हो गए अगर आप गिल्टी हुए जो पैसर बाय है उनको अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ क्लास अपने इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, ठीक है, कि वहां कुछ प्रोस्टिट्यूट्स अब रोड पे खड़ी नहीं रही, वहां कुछ प्रोस्टिट्यूट्स किसी बिल्डिंग के खिड़की में खड़े होके, ठीक है, वहां से प्यार से आवाज लगाने लगी। आई होप इट इज क्लियर। माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसे केस में अगर वो खिड़की से आवाज लगा रही है तो क्या उस प्रोस्टिट्यूट को प्रोसिक्यूशन होगा? इफ वी गो विथ लिटरल मीनिंग, लिटरली वर्ड क्या बोल रहा है, तो उसने बोलता है कि पैसर्स जो जा रहे थे उसका अटेंशन अगर प्रोस्टिट्यूट सीक करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन होगा। बस आराम से सोचना, ठीक है, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। लॉ मेकर का एग्जैक्टली इसके पीछे का इंटेंशन क्या था? क्या उसका इंटेंशन ये था कि प्रोस्टिट्यूट्स कहीं से भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, या उनका इंटेंशन ये था कि स्ट्रीट्स पे खुले आम ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए? उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल नहीं किया, उन्होंने बोला कि जो स्ट्रीट से पैसर्स जा रहे हैं, ठीक है, उनका अटेंशन उन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली इस केस में क्या बोला गया, अगर हम लिटरली जाएंगे, ठीक है, तो देयर इज नो प्रोसिक्यूशन एज अटेंशन इज टू अट्रैक्ट फ्रॉम बालकनीज एंड विंडोज। बट मिसचीफ क्या है कि पर्पस ये था, ठीक है, कि हमको स्ट्रीट्स को क्लीन अप करना है ताकि लोग फ्रीली जा पाए, वो मोलेस्ट ना हो स्ट्रीट से जाने के समय। कंसिडरिंग द पर्पस, लेडी इज लायबल टू प्रोसिक्यूशन। इज इट क्लियर? क्योंकि स्ट्रीट्स मैटर नहीं करता, हम चाहते हैं कि स्ट्रीट्स में शांति से जाए, फालतू में यहां से वहां से आवाज ना हो, चाहे वो स्ट्रीट से आवाज हो या खिड़की से आवाज हो, आवाज तो आवाज है। यहां तो लोग डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, हमारा इंटेंशन है कि लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस, ये केस में क्या समझा क्लास आपको
कि कई बार, ठीक है, लॉ में जो लिखा हुआ है इट्स फाइन, ठीक है, लिखा हुआ है कोई चीज, बट हमें कई बार रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से भी या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन से भी लॉजिक एग्जैक्टली नहीं समझता कि ये लॉ क्यों आया है। ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सी बिहाइंड द लॉ। लॉ में जो लिखा है उसे भूल जाओ, ठीक है, लेटर्स में जो लिखा है उसे भूल जाओ। ये लॉ बनाने वाले का स्पिरिट क्या था, इंटेंशन क्या था, उसमें दिमाग लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज मिसचीफ रूल, कि लॉ में जो लेटर्स में लिखा हुआ है उसके जगह पे पीछे उस बंदे का इंटेंशन क्या है वो समझने की कोशिश करो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। लॉ में लिखा हुआ था कि लीगल अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म ओनली बाय डॉक्टर्स। एक एक्ट थी, अबॉर्शन एक्ट, उसमें लिखा हुआ था कि लीगल अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म ओनली बाय डॉक्टर्स। अब एक केस कोर्ट के सामने आया, उस केस में, ठीक है, डॉक्टर्स और नर्स ने मिलकर ऑपरेशन किया, बट नर्स ने भी जो ऑपरेशन किया इट वाज अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। इज इट क्लियर? अब पेशेंट ने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है, कोर्ट में केस हो गया कि आपने बोला था कि अबॉर्शन सिर्फ कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, लेकिन मेरे ऑपरेशन तो डॉक्टर भी करा था, ठीक है, और नर्स भी कर रही थी। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में, ठीक है, वो पनिशेबल होना चाहिए। क्लास अब आराम से समझो, इफ वी गो विथ लिटरल मीनिंग, तो लिटरली तो हमको यह समझ रहा है कि डॉक्टर के सिवा किसी और ने परफॉर्म करना ही नहीं चाहिए। बट अब जाओ उसके पीछे का मिसचीफ क्या है, लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है पीछे उसके। क्या लॉ मेकर का इंटेंशन ये था कि सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर होना चाहिए और उन्होंने ही करना चाहिए, नर्स वर्स ने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए? नहीं, उनका इंटेंशन ये था क्लास, ठीक है, कि अगर आजकल प्रैक्टिकली उस समय ऐसा होगा कि कई लोग होंगे जो बिना डिग्री के, ठीक है, अबॉर्शन कर रहे होंगे, ओके, या इलीगली भी अबॉर्शन चल रहा होगा, तो उन्हें इस प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना था, ना कि कोई नर्स ऑपरेशन कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, इसे प्रिवेंट करना था। आई होप इट इज क्लियर। सो सर पॉइंट क्या है कि लिटरली गए तो ये इलीगल है, बट पीछे का मिसचीफ क्या है, आवर पर्पस वाज टू कर्ब और चेक द बैकस्ट्रीट अबॉर्शंस, ठीक है, अनक्वालिफाइड लोग जो बैकस्ट्रीट अबॉर्शन कर रहे थे, हमारा इंटेंशन था उनको रोकने का। क्या समझ आया क्या? ओके, सो दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, या उसे ही बोलते हैं मिसचीफ रूल, या उसे ही बोलते हैं हिडन रूल। तो हिडन रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिडन, ठीक है, नाम के पर्सन के साथ में एक पास में केस हुआ था, उस केस को लेके 1850s में, ठीक है, ये रूल बना था। यूरोप में ये रूल बहुत फॉलो होता है। ओके, सो सर बोलता क्या है, इट इज अ सेकेंडरी, आपको ने बोला था ये सब प्राइमरी कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर लिटरल कंस्ट्रक्शन डिराइव्स टू और मोर मीनिंग ऑफ अ वर्ड और प्रोविजंस फेल टू कंस्ट्रक्ट द सेम। जहां प्रोविजन में तो लिखा हुआ है बट उससे, ठीक है, मोर मीनिंग्स अराइव हो रहे हैं, या इन दिस रूल वर्ड्स विल बी डिराइव एज पर हिस्ट्री, ठीक है, उस समय ये लॉ क्यों बना था, उस समय ये प्रोविजन क्यों बना था, उसके पीछे का मिसचीफ क्या है, पर्पस क्या है, सिर्फ ये देखा जाएगा, नॉट ओनली मियर वर्ड्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एसेंस ऑफ लॉ लाइज इन स्पिरिट ऑफ लॉ मेकर एंड नॉट मियर लेटर्स, ठीक है, उसका एसेंस क्या है वो स्पिरिट पे डिपेंड करता है कि लॉ मेकर ने लॉ क्यों बनाया था, ना कि सिर्फ उसने जो लेटर्स लिखा है उससे। आई गिव यू एग्जांपल, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं हम, आप सबने पढ़ा होगा क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में हमने क्या देखा कि अगर डिपेंडेंट वाइफ है, या पहले के लॉ में, अभी छोड़ दो, पहले के लॉ में लिखा हुआ था कि इंडिविजुअल, आई रिपीट इंडिविजुअल, कि डिपेंडेंट वाइफ एंड उसके जो माइनर चिल्ड्रंस है उनकी जो इनकम है वो क्लब होगी इंडिविजुअल के हाथ में, और उसके ऊपर बेसिस पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये इनकम टैक्स एक्ट पुराना वाला 1920s 30s वाला इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ था। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है क्लास,
अभी के जमाने में अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल में क्या सिर्फ मेल होता है कि फीमेल भी हो सकती है? अगर यू गो बाय दैट प्योर लॉ तो वाइफ बोला जा रहा है, चाइल्ड बोला जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल, मतलब वो मेल की बात कर रहा है। कैसी उन जमाने की बात थी जब सिर्फ मेल ही घर पे कमाया करते थे, वो तब का लॉ था। अगर ये लॉ अभी तक चेंज नहीं होगा तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? आप पीछे का मिसचीफ देखोगे कि उस जमाने में हिस्ट्री वैसी थी तो वो लॉ को वैसे यूज किया जाता था। अब ग्रेजुअली क्योंकि हिस्ट्री भी चेंज हो रही है तो आपको लॉ को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। ओके क्लास, चलो। वर्ड्स यूज हाइपोथेटिकली और इन फ्रेसेस शैल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अगर फ्रेसेस में भी लिखा हुआ है तो आपको इंटेंशन के एंगल से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। assumption of a faulty draftsman, is it clear? एग्जाम्पल ये छोड़ दो, मैं आपको उससे बेटर एग्जाम्पल दे चुका हूं। ओके, इसमें और एक पॉइंट है क्लास, वैसे तो कुछ कुछ बुक्स में हिडन रूल, मिस्चीफ रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को सेम बोला गया है, बट कुछ कुछ ऑथर्स ने उसे अलग भी कर दिया गया है। अब बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर में अलग एंगल से अगर देखूं तो वो भी समझ लो। ठीक है, हर जगह पहले आपको क्या करना है, कोई भी अदर रूल्स आए अदर देन इंटरप्रिटेशन, बेसिक लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन को गाली मारनी है, बोलना है लिटरल इंटरप्रिटेशन से अगर इनसेंसिबल मीनिंग निकल रहा है, एब्सर्डिटी निकल रही है, ठीक है, वेग रूल्स निकल रहे हैं, तब जाके हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक बेस टॉपिक क्लियर हो गया। इंटरप्रिटेशन के बेसिक रूल जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन, वहां पे तो वैसे भी हम बात किसकी करते हैं सर? ठीक है, वहां पे तो हम बात करते हैं कि परफेक्ट ड्राफ्ट्समैन होगा, बाकी हर केस में हम मानते हैं फॉल्टी ड्राफ्ट्समैन। एक पॉइंट और बढ़ जाता है आपका, बाकी फिर उस रूल्स को समझाते हुए आपके 4-5 पॉइंट और बन जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है क्लास? जहां लॉ साइलेंट है, लॉ में क्लैरिटी नहीं है, ऐसे केस में हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले के बेनिफिट के लिए ये लॉ को इंटरप्रेट करें, सामने वाले के बेनिफिट के लिए ये लॉ को इंटरप्रेट करें। तो एग्जांपल बोलो, सपोज किसी लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि फीमेल्स को 12 वीक्स तक मैटरनिटी लीव मिलेगी, इज इट क्लियर? एंड इट विल बी फुल्ली पेड लीव्स, फुल्ली पेड लीव्स। 12 वीक्स तक आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी एंड विल बी फुल्ली पेड लीव्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो 12 वीक्स तक बात करें तो हर वीक में वो 6 दिन काम करती थी कि 7 दिन काम करती थी? एक्चुअली क्वेश्चन ये आएगा कि वीक को 7 डेज अ वीक लेना है कि 6 डेज अ वीक लेना है, अगर एक दिन की छुट्टी है तो। अगर आप लिटरल कंस्ट्रक्शन से जाओगे, ठीक है, तो जितने वर्किंग डेज है उस पर आपको पेड लीव्स मिलेगी, नॉन वर्किंग डेज पे आपको पेड लीव्स नहीं मिलनी चाहिए। अब क्लास लॉ इसके बारे में साइलेंट है, तो ऐसे केस में जज साहब ने एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है, एक जजमेंट दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, यहां बेनिफिट हो सकता है तो बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि लॉ साइलेंट था, लॉ में क्लियरली कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। हम मानेंगे हफ्ता बोला तो हफ्ता, 7 दिन का होगा। देखो क्लास, 6 दिन से उसकी पेड लीव चेंज होती थी, 7 दिन से उसको ज्यादा पैसा मिला, तो उसके बेनिफिट के लिए यहां पे इंटरप्रिटेशन हुआ। आपको और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक यू कैन सी कि एक, क्या बोलूं मैं, आकाश, तो वर्ड जो सोच रहा था मैं वो था कमर्शियल बिल्डिंग। एक कमर्शियल बिल्डिंग में, ठीक है, लेसर ने एक कॉबलर को, ठीक है, कॉबलर जूते उतों के काम करने वाले को छोटा सा एक एरिया दिया लीज पे, रेंट पे, इसलिए छोटा सा एरिया दिया लीज पे, रेंट पे। ओके, अब ठीक है, वो कॉबलर बेचारा वहीं पे काम करता, कई बार काम करते करते लेट हो जाता तो वहीं पे सो जाता, कई बार काम करते करते लेट हो जाता क्लास तो वहीं पे सो जाता। ऐसे क्लियर? ऐसी हालत थी। ओके, अब लेसर को मालूम पड़ा कि ये तो कमर्शियल बिल्डिंग को सोने के लिए यूज कर रहा है, तो लेसर ने उसे नोटिस दिया कि आपको ये खाली करना पड़ेगा। उसने कोर्ट में केस किया, ठीक है, कोर्ट में इशू गया, तो लेसर ने बोला कि जज साहब ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, ठीक है, ये सोता कैसे वहां पे, रेसिडेंशियल पर्पस के थोड़ी ऑफिस। अब जज साहब ने क्लास वो लीज डीड देखा, लीज डीड में कहीं भी
क्लियरली पर्पस नहीं मेंशन था, जस्ट तो बोले कि आपके लीज डेट में मेंशन ही नहीं है पर्पस, तो ऐसे केस में लेसर बोला सर पर्पस मेंशन नहीं है, बट वो कमर्शियल बिल्डिंग है ना, तो कमर्शियल बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अब क्लास देखो यहां पे पॉइंट साइलेंट था, तो जज ने क्या किया, जज ने जजमेंट दिया ऑन बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बोला कि ठीक है वो रोज थोड़ी वहां पे सोता है, कभी कभी सोता है, और आपने डीड में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कभी कभी वो सो भी जाता है, तो आप उसे निकाल नहीं सकते। इज इट क्लियर? क्या हुआ, फिर से जजमेंट दिया बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ओके, सो मिस बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का और एक एंगल ये भी है कि जहां पे लॉ थोड़ा साइलेंट होता है, क्लियरली चीजें नहीं लिखी होती, ऐसे केस में कोर्ट कोशिश करता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। आई होप इट इज क्लियर। दिस वॉज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हिडन रूल्स या मिसचीफ रूल, यहां हमने बेसिकली पढ़ा सर कि कई बार लॉ एग्जैक्टली जस्टिस नहीं पकड़ पाता सिचुएशन को, ऐसे केस में हमको उसके पीछे की मिस्ट्री, मतलब ये लॉ मेकर का इंटेंशन क्या था ये लॉ बनाने का, ठीक है, वहां जाना पड़ता है, हिस्ट्री देखनी पड़ती है, तब जाके हमको समझता है कि एग्जैक्टली इसे इंटरप्रेट कैसे करना है। ओके, चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे से कुछ रूल्स बचे हैं, हार्डली 10-15 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है सर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, हार्मनी में लेके आऊं। सर ये कब अप्लीकेबल होगा, द आंसर इज ये अप्लीकेबल होगा, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब एक एक्ट के दो सेक्शन अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक एक्ट के दो सेक्शन अलग अलग बातें कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट बातें कर रहे हैं, या फिर दो अलग अलग एक्ट के अपने अपने सेक्शंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये भी अलग अलग बातें कर रहे हैं, यानी एक ही एक्ट में दो सेक्शंस या अलग अलग एक्ट के सेक्शंस या प्रोविजंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आया, जज साहब के सामने इशू गया, जज साहब ने देखा, ठीक है, एक लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, एक लॉ में कुछ और लिखा हुआ है। अब क्लास ऐसे केस में वो ये तो नहीं बोल सकता कि ये लॉ सही है ये लॉ गलत है, या ये लॉ सही है ये लॉ गलत है, तो ऐसे केस में जज ने क्या करना चाहिए, ये बोलता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलता है क्लास एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, हर लॉ मेकर ने जो लॉ बनाया है वो लॉ स्पेशल है, वो लॉ यूनिक है, वो लॉ सही है, और वो लॉ फॉलो होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो जज आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो सके तो ऐसा इंटरप्रेट करो कि दोनों की बात रख लो, हो सके तो ऐसा इंटरप्रेट करो कि ये भी खुश हो जाए और ये भी खुश हो जाए, ये प्रोविजन भी खुश हो जाए, ये प्रोविजन भी खुश हो जाए, ठीक है, कोई लॉ नीचे नहीं है कोई लॉ ऊपर नहीं है, दोनों लॉ खुश हो जाए। जब तक कोशिश करे बनते कोशिश करो, ठीक है, कि दोनों लॉ खुश हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। अगर वो पॉसिबल ही नहीं है फिर आपको प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ेंगे। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यू विल गेट मी, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास आपको याद होगा हमने पढ़ा था एक सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा था आपने, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ, ठीक है, सेक्शंस बाद यही पढ़ा कि एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर विल बी वैलिड। अब देखा जाए क्लास, ठीक है, तो ये तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई। एक तो आप बोल रहे हो कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता, दूसरा आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर इज वैलिड। तो दो अलग सेक्शन में फिर कौन से सेक्शन को मानना? हम बोलते भाई हार्मनी लेके आओ, हार्मनी लेके आओ, हार्मनी लेके आओ, दोनों को खुश करो। तो दोनों को मिला के जजमेंट क्या फॉर्म करो कि वैसे तो माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वॉइड है, हाउएवर अगर वो उसके बेनिफिट के लिए हुआ तो वो वैलिड है। अभी हमने क्या किया, सेक्शन 1 को भी खुश कर दिया, सेक्शन 2 को भी खुश कर दिया, दोनों सेक्शन खुश हो गए। ये बोलता है हाँ देखो वो था वॉइड है वॉइड है वॉइड है, दूसरा बोलता है लेकिन उसके बेनिफिट के लिए तो वैलिड है वैलिड है वैलिड है वैलिड है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, दोनों को खुश करो। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक हर एग्जाम्पल देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, कि बेसिकली हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो सपोज
एक एग्जाम्पल है कि एक प्रोविजन ऐसा था क्लास जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है। दूसरा लॉ बोलता है कि पार्लियामेंट में जो जो चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी, पार्लियामेंट में जो जो चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी, ठीक है, वो आप कहीं छाप नहीं सकते। ओके, एक जर्नलिस्ट ने क्या किया क्लास, पार्लियामेंट में जो चीजें हुई थी उसने वो तो छापा, साथ साथ जो रिकॉर्ड से हटा दिया गया था वो भी छाप दिया। अब लोगों ने बोला कि तुमने गलत किया, तुमने लॉ फॉलो नहीं किया, तुम्हें पनिशमेंट होगी। वो कोर्ट में गया और उसने कोर्ट में बोला कि जज साहब, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखो, उसी में लिखा है कि एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मुझे भी एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैंने छाप दिया। अब क्या जज साहब के सामने टेंशन क्या हो गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाले लॉ को अपहेल्ड करे, बोले ये सही है, ठीक है, सेकेंड लॉ गलत हो गया, सेकेंड को सही किया तो फर्स्ट लॉ गलत हो गया। तो ऐसे केस में जज साहब ने क्या जजमेंट दिया या उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, उन्होंने दोनों को हार्मनी में लेकर जाना चाहिए कि वैसे तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट अगर आपने पार्लियामेंट में कोई चीज रिकॉर्ड से हटा दिया है, उसे लोगों को लिख के बता दिया, देन दिस विल बी पनिशेबल। तो उन्होंने दोनों को क्लास क्या कर दिया, हार्मनी में ला दिया। आई होप इट इज क्लियर। सो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, फिर से इट्स अ प्राइमरी रूल। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल टू अचीव द पर्पस, देखो पहले गाली मारते हैं हम हमेशा लिटरल कंस्ट्रक्शन को, एंड क्रिएट्स डिस्प्यूट्स एंड एम्बिग्युइटी बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ सेम लॉ एंड टू लॉज, देन टू हार्मोनाइज सेम दिस रूल विल बी यूज्ड। जब भी दो प्रोविजंस में डिस्प्यूट है, एक लॉ का या दो अलग अलग लॉ में डिस्प्यूट है, दोनों को हार्मोनाइज करने के लिए हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, व्हेन डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविजंस और लॉ अराइजेस इट विल बी सॉल्व एज पर फॉलोइंग प्रायोरिटी। अच्छा जी, पहले तो कोशिश करो कि दोनों लॉ खुश हो जाए, ट्राई टू अपहोल्ड बोथ द लॉस। स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। अब भी ऑप्शन ही नहीं बचा, दोनों खुश कर ही नहीं पा रहे, तो बेसिक रूल याद रखना, स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। नंबर 3, लेटर लॉ और प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर अर्लियर लॉ। अभी और कोई ऑप्शन नहीं बचा, दूसरा रूल क्या है कि जो बाद में लॉ बना, ठीक है, दैट विल प्रिवेल ओवर अर्लियर लॉ। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टैट्यूट्स इन टू प्रोविजंस इंटरप्रेट सेम एज अ होल प्रोविजन, ठीक है, जो हमने किया कि ये तो है बट ये हुआ तो ये है, दोनों को मिला के एक होल प्रोविजन बनाने की कोशिश करो, दोनों को मिला के एक हार्मनी में लाने की कोशिश करो क्लास। अजम्पशन ऑफ अ फॉल्टी ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, ये भी देख लिया अपन ने। तो अपना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी हो गया क्लास। अब सिर्फ 3 रूल्स देखने हैं अपने को, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक अपना इजी हो जाएगा। सो कमिंग टू नेक्स्ट रूल, दैट इज एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन। So class, next rule is rule of exceptional construction. Now sir, exceptional construction मतलब क्या बोलता है, ठीक है, आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं। सो लॉ में अगर और लिखा हुआ है, अगर लॉ में और लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन है, और एंड लिखा है मतलब दोनों को साथ में लेना है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। और लिखा है मतलब ऑप्शंस है कि या तो ये या तो ये, और एंड लिखा है मतलब दोनों भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन रूल क्या बोलता है कि भले ही लॉ में और लिखा है या एंड लिखा है, बट वो और या एंड को इंटरप्रेट करने से, लिटरली इंटरप्रेट करने से, उसका पर्पस अगर सॉल्व नहीं होता तो कई बार आपको और को एंड भी लेना पड़ सकता है या एंड को और भी इंटरप्रेट करना पड़ सकता है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं क्लास आपको, तो जो अपने कंपनीज एक्ट का स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन था, भले ही अभी अभी कंपनीज एक्ट 2017 में उसमें अमेंडमेंट आया हो और उन्होंने एंड लिख दिया हो कि दोनों भी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए तब वो स्मॉल कंपनी है। इज इट क्लियर? दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बन जाएगी।
बट इसके पहले भी जो जितने भी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग थे वो और को भी एन मानते थे। क्यों? क्योंकि पता है कि यार इंटेंशन लॉ मेकर का ये एंगल से नहीं होगा, उनका ये एंगल होगा कि एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ऐसे केस में, ठीक है, वो स्मॉल कंपनी नहीं बचेगा। ऐसे बहुत सारे लॉज है क्लास कंपनीज एक्ट में जहां पे ऐसे टाइप के लॉ में लिखा होता है कि एक भी कंडीशन अगर वॉयलेट हो जाए तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर रूल उस पर एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, तो स्मॉल कंपनी हम पहले से वही कर रहे थे, भले ही और लिखा होता था, बट मैं बच्चों को बोलता था कि इसका इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि एंड के हिसाब से होगा। एंड उन्होंने कंपनी एक्ट 2017 में वो चेंज करके और की जगह एंड बना लिया। वैसे ही क्लास ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां पे मे लिखा होता है, ठीक है, जबकि वो मस्ट लिखा होना चाहिए था, या मस्ट लिखा होता है जहां पे वो मे लिखा होना चाहिए था। तो ऐसे केस में हम लोग बेटर वे को से उसको इंटरप्रेट करने के लिए मस्ट को मे मानते हैं या मे को मस्ट मानते हैं। इज इट क्लियर? आई गिव यू एग्जांपल। मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था इस लेक्चर में कि सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सर कि कंपनी मे बी फॉर्म फॉर ठीक है लॉफुल पर्पस। नाउ मे वर्ड लिखा मतलब वो लॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है और अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है, बट क्या लॉ मेकर का वहां पे इंटेंशन है कि उसे अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बनाने के लिए अलाउ करना? द आंसर इज नो। देयरफॉर वहां पे लिखा तो मे है बट हम पढ़ते क्या है? मस्ट। मतलब हमने क्या किया क्लास? यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट किया। इज इट क्लियर? देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन रूल। ओके, क्या बोलता है? इट्स अ सेकेंडरी रूल? नो, इट्स अ प्राइमरी रूल। When literal construction fails to achieve coverage, scope या अनसर्टेनिटी होता है तो बेटर कवरेज और सर्टेनिटी लाने के लिए कई बार ये यूज होता है। देखो पहले गाली मारी हमने लिटरल कंस्ट्रक्शन को, फिर हम आगे बढ़े। इन दिस रूल अ कॉमन सेंस विल बी यूज टू गिव मोर कवरेज और सर्टेनिटी टू अ स्पेसिफिक प्रोविजन। जैसे हमने कॉमन सेंस यूज किया कि सेक्शन 3 में भले ही लिखा हुआ है मे, बट वो एक्चुअली क्या होगा सर? मस्ट होगा। इज इट क्लियर? तो कॉमन सेंस यूज करना है आपको यहां पे। नेक्स्ट, व्हाइल डूइंग सेम अ लो कवरेज अनसर्टन वर्ड विल बी रिप्लेस। देखो कैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं विथ मोर सर्टन एंड स्पेसिफिक वर्ड। अनसर्टन वर्ड के जगह पे हम एक सर्टन वर्ड रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे नीचे की एग्जांपल लिखा है, अ कंपनी शैल पे पेनल्टी फॉर ₹50,000, ठीक है। अब इसने यहां पे शाल वर्ड यूज किया। क्लास शाल वर्ड में भी एक ऑप्शन आता है नहीं पे करने का। उससे ज्यादा डेफिनाइट वर्ड क्या है? कंपनी मस्ट पे पेनल्टी। बिकॉज पेनल्टी इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता क्लास। पेनल्टी से बोला जाता है कि तुमने अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो ऐसे केस में आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो पॉइंट क्या है? आपने एक अनसर्टन वर्ड को रिप्लेस कर दिया। लॉ में रिप्लेस नहीं किया, इंटरप्रिटेशन करते समय रिप्लेस किया विथ अ मोर सर्टन वर्ड मस्ट। ओके, नॉर्मल एक्सेप्शंस आर एंड के जगह और यूज कर लिया और वाइस वर्सा। मे, शैल, मस्ट को डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कॉमन सेंस लगा के, ठीक है, आपने उसे चेंज कर दिया। ओके, अगेन दिस इज द अजम्पशन ऑफ अ फॉल्टी ड्राफ्ट्समैन। इसमें क्लास एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में दो अप्रोच यूज होते हैं। देखो बता दो मैं आपको। नंबर 1, कॉमन सेंस रूल लगता है जो भी हमने देखा, ठीक है। नंबर 2, ये डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी फोर्स लगता है, ठीक है। डायरेक्टरी क्या है? जो डायरेक्शन दे रहा है मे। इज इट क्लियर? उसके जगह हमने क्या किया? ठीक है, उसे रिप्लेस किया मैंडेटरी से मस्ट। इज इट क्लियर? तो एक तो ये एंगल से इश्यू आते हैं, ओके। एंड पहला एंगल आता है जब आपने देखा था कि एंड के जगह और के जगह हम एंड यूज कर रहे हैं, यानी कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 3 एंगल है। जनरली किसी प्रोविजन में कॉमन सेंस अप्लाई करो और वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। दूसरा, एंड के जगह और के जगह एंड। तीसरा, जहां पे डायरेक्टरी है
वहां पे आप मैंडेटरी मान सकते हो, मस्ट मान के, और वाइस वर्सा। ओके क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल इज अ वंडरफुल रूल क्लास, ये भी प्राइमरी रूल है, इसका नाम है, ठीक है, जे थोड़ा साइलेंटली हम पढ़ते इसलिए, ठीक है, एउसडम जनरस। इज इट क्लियर? एउसडम जनरस। अब एउसडम जनरस क्या बोलता है क्लास? ये बोलता है कि कई बार ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए होते हैं। आई रिपीट, कई बार कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिए होते हैं एंड उसके बाद में एक जनरल वर्ड लिखा होता है। तो जनरल वर्ड को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? फिर से ये रूल तब अप्लीकेबल होगा जब कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं एंड उसके आगे या उसके पीछे, ठीक है, जनरल वर्ड लिखा हुआ है। तो ये जनरल वर्ड को हमको कैसे इंटरप्रेट करना है, इसके बारे में बात करता है एउसडम जनरस। ये क्या बोलता है? देखो एग्जांपल देखो, अगर लॉ में लिखा हुआ है पाइनएप्पल जूस, ऑरेंजेस, मौसम्बी जूस एक्सेट्रा, तो पाइनएप्पल जूस, मैंगो जूस, मौसम्बी जूस तीनों स्पेसिफिक वर्ड थे। अब बाजू में वर्ड यूज किया एक्सेट्रा। माय क्वेश्चन इज, ये एक्सेट्रा क्या होगा? क्या ये वोडका होगी? क्या ये जिन होगा? क्या ये विस्की होगा? हाँ जी, क्या होगा? सर क्या बात कर रहे हो? सारे जूसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में आप एक्सेट्रा में वोडका विस्की की बात कर रहे हो। दैट इज माय पॉइंट क्लास। एउसडम जनरस का बेसिक मीनिंग ये है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में जनरल वर्ड आ जाए तो वो जनरल वर्ड अपना मीनिंग डिराइव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स। आई रिपीट, अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में जनरल वर्ड आ जाए तो जनरल वर्ड अपना मीनिंग डिराइव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। तो एक्सेट्रा यहां पे मीनिंग डिफाइन किससे करेगा कि ये सब जूसेस के नाम दिए हैं, ये भी कोई ना कोई जूस के बारे में ही बात कर रहा होगा, ये वाले जूस के बारे में नहीं। ओके, और एग्जांपल, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर थिंग्स। सर क्या अदर थिंग्स में, सपोज क्या अदर थिंग्स में प्लास्टिक आ जाएगा, स्टील आ जाएगा? सर वापस से, कुछ स्पेसिफिक वर्ड के बाद में अगर जनरल वर्ड दिया हुआ है तो जनरल वर्ड विल डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड्स, उसी कैटेगरी का, उसी क्लास को डिफाइन करेगा। यू कैन सी ये सब खाने की चीजों के बारे में बात कर रहा है, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो अदर थिंग्स विल मीन एडिबल थिंग्स। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं, सपोज, ठीक है, दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड पावर्ड व्हीकल्स, अदर पावर्ड व्हीकल्स। क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या अदर पावर्ड व्हीकल मतलब एरोप्लेन होगा? आपको क्लियरली समझ रहा है क्लास, यहां पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीजें बोल रहे हैं, ट्रक, ट्रैक्टर एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स वो एरोप्लेन पे तो अप्लीकेबल होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? सो एउसडम जनरस क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके आगे या पीछे जनरल वर्ड दिया हुआ है, दैट जनरल वर्ड विल डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक वर्ड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलो क्लास, लास्ट जो आज का डिस्कशन है अपना, दैट इज ऑन नॉसिटुर ए सोसस बोलते हैं, कुछ कुछ सोकाय बोलते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने प्रोनाउंसिएशन है। नॉस्केटुर ए सोसस या सोकाय, ठीक है। अब इसमें और एउसडम जनरस में क्या फर्क है समझना। एउसडम वाले केस में, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ में एक जनरल वर्ड यूज होता है। आई होप इट इज क्लियर। स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ में जनरल वर्ड यूज होता है। यहां पे ऐसा इश्यू है क्लास कि दोनों भी स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे अपने इस एग्जांपल में प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है,
एंड प्लांट एंड ट्रीज भी दिया हुआ है। इसमें से कौन सा जनरल वर्ड है? दोनों में स्पेसिफिक वर्ड है। तो जब भी प्लांट एंड मशीनरी यूज करेंगे तो सर क्या प्लांट मतलब पौधे और मशीन? अरे बाबा, प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है तो क्या यहां प्लांट का मतलब पौधे और मशीन होगे? सर क्या करना फिर? बहुत सिंपल है। नोसेटुर असोकाय या सोसस का मीनिंग ही ये है कि स्पेसिफिक वर्ड्स ही अगर दिए हुए हैं तो एक स्पेसिफिक वर्ड अपने एसोसिएट से मीनिंग डिराइव करेगा। वो अपने एसोसिएट से मीनिंग डिराइव करेगा। जैसे यहां प्लांट के साथ में ट्री है तो मीनिंग क्या होगा कि ये प्लांट पौधा है। बट यहां प्लांट के साथ में अगर मशीनरी है, इज इट क्लियर? दैट मीन्स यहां पे वो फैक्ट्री में जो प्लांट होता है, फैक्ट्री या प्लांट जो बोलते हैं, पूरा सेटअप बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? जहां सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स है, ओके, और एक वर्ड को हमको इंटरप्रेट करना है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि उसके एसोसिएट से हम मीनिंग डिराइव करते हैं। ये बोलता है नोसेटुर, ठीक है, अ सोसस। इज इट क्लियर? ध्यान देना। आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज सम टैक्स इज अप्लीकेबल टू कॉस्मेटिक्स, कॉमा परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स, अब क्वेश्चन ये आया, क्या परफ्यूमरी में, ये भी केस है क्लास, हाँ, क्या परफ्यूमरी में अगरबत्ती आएगी या, ठीक है, उसमें धूप आएगा? ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर टैक्स अप्लीकेबल है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स पे, परफ्यूमरी में और टॉयलेट्स में, तो क्या ये अगरबत्ती या धूप पे भी अप्लीकेबल होगा? उससे भी तो सुगंध वाली स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। द आंसर इज नो। अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड में क्लैरिटी नहीं है तो अभी हमने क्या बोला, उसके एसोसिएट से हम उसका मीनिंग डिराइव करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू परफ्यूमरी, मतलब कोई ना कोई कॉस्मेटिक्स से रिगार्डिंग परफ्यूमरी होना चाहिए, या टॉयलेट प्रोडक्ट्स की परफ्यूमरी होना चाहिए। धूप और अगरबत्ती ना कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ है ना टॉयलेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में, ठीक है, इस पे हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज नोसेटुर असोकाय सोसस, जैसा प्रोनाउंस करें। ओके, अब आपके आईसीआई के मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो दिस इज अ सेकेंडरी रूल, इसके साथ में कस्टम्स और यूसेज लिखा हुआ है। ठीक है, कस्टम्स और यूसेज लिखा हुआ है। डन। तो कस्टम्स और यूसेज मतलब क्या कि कस्टम्स के हिसाब से भी कोड को इंटरप्रेट करना पड़ सकता है जनरली। ओके, बाकी हमने सारे प्राइमरी रूल्स आज कंप्लीट कर लिए, हमने सारे सेकेंडरी रूल्स कंप्लीट कर लिए। मैंने नोट से पहले के 2-3 रूल्स कंप्लीट किए। जो भी ये लेक्चर देख रहा हो, ये आपको एडवाइस करता हूं कि आप भी साथ में नोट से पूरा, ठीक है, पढ़ के कंप्लीट कर लो। ओके, दिस वॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा कोई नया लेक्चर लेके। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा चैप्टर नंबर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट लेके। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।